संभल हिंसा को 7 दिन हो चुके हैं और अब धीरे धीरे हालात सामान्य भी हो रहे हैं, पर आज एक बार फिर से यूपी में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आया जब समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया। यहां तक कि जिन जिन नेताओं के नाम इस डेलीगेशन लिस्ट में थे उनके घरों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और उनको घरों में नजरबंद कर दिया गया। बीते दिन समाजवादी पार्टी की ओर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में उस डेलीगेशन में एक डेलीगेशन की लिस्ट थी जिन नेताओं ने आज संभल जाना था। संभल जाकर वहां के हालातों का जायजा लेना था और वहां पर जो पीड़ित लोग थे वहां के लोगों से उनको मिलना था। पर जैसे ही इस बात का पता संभल प्रशासन को लगा, डीएम की तरफ से संभल में धारा 163 लगा दी गई, यानी कि 5 व्यक्ति बिना अनुमति के इकट्ठे नहीं हो सकते। और बाद में क्या हुआ कि जो नेता जिन जिन नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल थे उनके घरों के बाहर पुलिस फोर्स लगा दी गई, उनको नजरबंद कर लिया गया। यहाँ तक कि कुछ जो नेता हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, हिरासत में भी ले लिया गया। जैसे इस बात का पता अखिलेश यादव को लगा तो अखिलेश यादव की तरफ से फिर से बीजेपी पर निशाना साधा गया और बीजेपी की इस कार्रवाई पर बड़े सवाल उठाए गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना एक ट्वीट करते हुए कहा, जो एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस दिन सर्वे हुआ, जब एक दिन सर्वे हो चुका था, उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा जब टीम सर्वे करने पहुंची तो किस तरीके से नारेबाजी करते हुए टीम वहां पर पहुंची और उस दौरान उनके साथ सुरक्षा दस्ता भी था, पर बावजूद इसके माहौल खराब हुआ। और यही कहना था कि अगर ये मुस्तैदी, ये चैतन्यता अगर पहले यूपी सरकार दिखा देती तो शायद ऐसे हालात नहीं देखने पड़ते। पर साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक अमले को भी अखिलेश यादव ने इस दौरान निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देती है, वैसे ही संभल में ऊपर से नीचे तक पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। उनको माहौल की जो पहले से ही जानकारी हो गई थी, पर बावजूद इसके किस तरीके से वहां पर माहौल बिगड़ा, फायरिंग हुई, पुलिस वालों की भी तस्वीरें इस दौरान सामने आई। हालांकि ये बात में दावा किया गया कि जिन लड़कों की मौत हुई है पुलिस की गोलीबारी से, उनकी मौत नहीं हुई है और पुलिस की तरफ से गोलीबारी नहीं की गई है। सो तमाम इस तरीके के जो दावे थे प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से भी किए गए, कई तरह की बातें भी सामने आई थी। सो प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर जवाबदेही अभी तक किसी की तय नहीं हुई है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उधर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि इस सारे हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है और अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। माननीय विधायक जी सौरभ जी आए हैं और विशेष रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो संभल की घटना है, संभल की घटना पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अरे मेरे भाई कहाँ लगाएगा लोग, जो ट्वीट करके कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। संभल की घटना की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। वास्तव में जो संभल के अपराधी हैं वही समाजवादी हैं। जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम दिया है सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी उनके कुकृत्यों को छिपाने के लिए तरह तरह के बयान जारी कर रही है। वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो माननीय विधायक हैं, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और संभल की जनता उनके आपस के युद्ध के कारण पिस रही है। संभल में जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है, न्यायिक जांच भी हो रही है और हर स्थिति में लोगों को न्याय मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। वहाँ लाइन ऑर्डर मेंटेन रहेगा,
ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्थिति में भाई है ना, ये थोड़ा कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अखिलेश यादव जी को पहले अपनी समाजवादी पार्टी को संभलना चाहिए, इसके बाद संभल को देखना चाहिए। संभल में और आसपास के जिस ढंग से उनकी पार्टी के सांसद विधायक आपस में लड़ रहे हैं, संभल की घटना पर अपनी विचार व्यक्त करने के बजाय अपनी पहले पार्टी को संभाले, और संभल में जो घटना घटी है वो सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है। जो अपराधी हैं संभल के, वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए मान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें ये कहा गया है कि सांसद जिया उर रहमान बर्क और वहां के विधायक इकबाल मोहम्मद के बेटे सुहेल इकबाल इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने भीड़ को भड़काया, इसीलिए वहां पर नारेबाजी हुई, भीड़ को उकसाया गया और हिंसा हुई, पथराव हुआ और इस हिंसा में जो 4 लोग हैं वो मारे गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के जो इन नेताओं के नाम सामने आए हैं, चलो हम मानते हैं कि अगर वो जिम्मेदार हैं, तो फिर आखिर अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर बीजेपी क्यों डरती है? क्यों योगी सरकार की जो पुलिस है इस मामले में इनकी गिरफ्तारियों से डर रही है? क्या यूपी सरकार के पास सिवाय बयानबाजी के, सिवाय इल्जामों के और कुछ नहीं है? अगर वो इतने बड़े इल्जाम लगा रही है, एफआईआर में नाम तक दर्ज हो गया है कि इन लोगों ने भीड़ को उकसाया, तो अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या यूपी सरकार के मंत्री सिर्फ इल्जाम लगाना ही जानते हैं? क्या उनके इल्जामों में, उनके बयानों में जरा भी सच्चाई नहीं है कि यूपी पुलिस जिसकी तरफ से एफआईआर में 2 बड़े नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जा सके? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद तो अदालत सबूत मांगेगी कि आखिर ये सबूत दिए जाएं। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जिस दिन हिंसा हुई उस दिन तो सांसद वहां पर मौजूद तक नहीं थे। सो एक कई तरह की तमाम बातें हैं, पर सवाल यहाँ पे यही आता है कि बड़े बड़े बयान तो दे दिए जाते हैं, पर उन पर अमल अभी तक क्यों नहीं हो रहा? एफआईआर दर्ज हो गई है पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अगर आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, समाजवादी पार्टी के जो वर्कर हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जितना यूपी सरकार के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, उतने ही सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर यूपी पुलिस की कारगुजारी पर भी। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी, पुलिस के उच्च अधिकारियों की तरफ से भी, कि पुलिस की तरफ से फायरिंग तक नहीं की गई। पर इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियोस भी सामने आई हैं। और उधर एक बात और सामने आई है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जो अस्पताल में जेरे इलाज है नौजवानों पर झूठा बयान देने के लिए। ये वीडियो देखिए। वो ये कह रहे थे वहाँ पर लेट के कि तुम्हारा बचने का एक ही चांसेस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटे तुम 10 आदमियों को नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे? जब यहाँ करके रहने वाले है नहीं, हम तो कहाँ से सोचे नाम? तलवार सवाजपुर। उसी दिन दिल्ली से आया हूँ मैं। मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, फातिहा थी पापा की, तो इसलिए दिल्ली से आया था मैं। छोटा भाई घर पे था नहीं, तो मम्मी ने बोला वहाँ होएगा, वहाँ देख कर आओ। तो वहाँ गया, भीड़ में धक्के हो गया। जो क्या हुआ? गोली लगी जी, फायर पर गोली बाहू में, बाजू में। भीड़ में था, पता नहीं किधर से लगी, कहाँ से लगी। बस मैं वहाँ से जा रहा था, भाई को देखकर 2 मिनट के अंदर। इस सब के बाद मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या अब भी आप मंदिर मस्जिद में उलझे रहना चाहेंगे, या फिर अपनी नौकरी और अपनी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल करेंगे सरकारों से, इन राजनीतिक पार्टियों से जिन्होंने हमें खुदाई के काम पर लगा रखा है? हम नौकरी की बात ना करें, हम अर्थव्यवस्था की बात ना करें, इसलिए इन्होंने हमें मंदिर मस्जिद में उलझा दिया है। और बेवकूफ़ों की तरह जो नौजवान है, जो देश की जनता है, मंदिर मस्जिद में उलझकर आपसी प्यार भूलती जा रही है और नफरत एक दूसरे से करना शुरू करती जा रही है। ज़रा सोचिए ज़रूर, एक समय था देश आगे बढ़ने के बारे में सोचता था, और आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की। इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जागरूक होना बेहद अब जरूरी हो गया है, क्योंकि अब समय आ गया है इन राजनीतिक पार्टियों को इनका आईना दिखाने की कि हम सब एक हैं, मंदिर मस्जिद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, भगवान एक है, हम सब एक हैं। और एकता अब हमें इनको दिखानी पड़ेगी, और हमें इनको एकता इस चीज़ में दिखानी पड़ेगी कि देश का विकास कहाँ पे है, नौजवानों की नौकरी कहाँ पे है। ये सवाल अब हमें इनके सामने उठाने पड़ेंगे।